हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। आप लोग को पता होगा कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो अभी के समय में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो देखिएगा, आपको बता दें कि यह टॉपिक है जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, नामकरण से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भारत का नामकरण कैसे हुआ। देखिए, महाकाव्य और पुराने से हुआ भारतवर्ष का निर्माण। उसके बाद आप लोग समझिएगा कि इसका मतलब होता है भारत का देश। भारत के देश में रहने वाले निवासियों को कहा जाता है भारतीय या भारत की संतान। देखिए, यूनानी था जो पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, यूनानियों ने। यूनानियों को ही बोलते हैं ग्रीक। उसके बाद है मुस्लिम इतिहासकार, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान। आगे हम लोग समझेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ होता है और एक होता है ऐतिहासिक ग्रंथ। इससे सोर्स क्या है समझिएगा। देखिएगा, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। देखिएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ में आता है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया बुक है, ये सभी आता है। ऋग्वेद, सामवेद, धर्मवेद, ये सब धर्म ग्रंथ है। उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आप लोग को पता होगा, तो इसके बारे में हम नीचे बताने वाले हैं। विदेशियों का विवरण, उसके बाद पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, जो खोज किया गया था पुरातत्व वो मिला था, उसका साक्ष्य। चलेंगे हम लोग आगे। देखिए, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बुक। धार्मिक ग्रंथ में आता है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक और जैन साहित्य। उसके बाद देखेंगे एक और है बौद्ध साहित्य जो वैदिक साहित्य है। उसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथ देखेंगे, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट देखेंगे, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य। अर्थशास्त्र आता है ऐतिहासिक ग्रंथ में। ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी है, चचनामा है, अष्टाध्यायी है, गार्गी संहिता, महाभाष्य है। देखिएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण। और चचनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो अली अहमद के द्वारा। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते जाइएगा। गार्गी संहिता कात्यायन के द्वारा और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। चलिए, अब वेद को हम लोग पढ़ेंगे। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया में वेद और संकलनकर्ता, और उसके बाद महर्षि कृष द्वैपायन वेद व्यास। देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, वेद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, सभी लोग चित्र के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। याद करने के लिए यह दिया गया है ताकि आपको माइंड में छवि बना रहे। देखिए, ऋग्वेद को हम लोग पढ़ेंगे। ऋग्वेद का अर्थ होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। देखिए, ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है, 1,53,826 शब्द है। याद रखिएगा, ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र, 1,53,826 शब्द। देखिएगा, उसके बाद समझिएगा 10,462 ऋचा है, जिसमें इंद्र के लिए 250 ऋचा है समर्पित और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ समर्पित है। अब पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। जो वेद को पढ़ते हैं उसको कहा जाता है होत्री। चलिए आगे चलेंगे। जानकारियाँ के लिए कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, मतलब कि तीसरा मंडल जो आप लोग यहाँ पे पढ़ें कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, यहाँ पे 10 मंडल है, जिसमें कह रहा है कि तीसरा मंडल का रचयिता कौन थे, तो विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल। चलिए, अब कुछ आपको बताते हैं कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र का वर्णन है। आगे चलेंगे हम लोग, 8वां मंडल के बारे में जानेंगे हम लोग। 8वां मंडल है जो हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, जिसे क्या बोलते हैं, खील।
9वां मंडल है सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल है चतुर्स्नेय समाज को। उसके बाद है 4 वर्ण, आप लोग को पता होगा 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्मसूत्र जहां इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया। नोट पॉइंट है कुछ। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखिएगा, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए, जो इंग्लिश में समझते हैं यहाँ पे कुछ इंग्लिश पॉइंट है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन जो पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। किसी को है जो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है, किसी स्टूडेंट को हिंदी में समझ में आता है, तो जिसको जैसा बुझाता है दोनों दिया हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब साम वेद को हम लोग पढ़ेंगे। साम वेद में है गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन। साम वेद है जो गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन। साम वेद के मतलब, साम का मतलब होता है गान, साम वेद का मतलब क्या होता है? गान। तो गाए जाने वाले ऋचाओं का संग्रह, भारतीय संगीत का जनक। पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? साम वेद के पाठकर्ता को, पढ़ने वाले को कहा जाता है उदात्री। उदात्री, जिसे उद्गात्री यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हो, उद्गात्री। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। आर्जुवेद को हम लोग देखेंगे। वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन। वैदिक कर्मकांड के नियमों का संकलन है आर्जुवेद में। पाठकर्ता के क्या कहा जाता है? अर्धायु। आर्जुवेद के पाठकर्ता के कहा जाता है अर्धायु। विशेषता, स्पेशलिटी क्या है इसमें? यह गद्य एवं पद दोनों में है। गद्य और पद दोनों में। आगे चलेंगे, अर्थवेद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? सबसे आखिरी में रचित वेद। सबसे आखिरी में रचा गया था कौन? तो अर्थवेद। देखिए, सबसे पहले रचा गया था ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद आर्जुवेद, उसके बाद अथर्ववेद। देखिए, रचयिता अथर्व ऋषि। रचयिता कौन थे? अथर्व ऋषि। आगे चलेंगे, कुछ जानकारियां हैं। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि इसमें है। समान पुरुष के विचार, विश्वास और अंधविश्वास, सभा और समिति, प्रजापति के 2 पुत्रियां, कन्याओं के जन्म की निंदा। देखिए, ये सभी इसमें है। अब चलेंगे हम लोग, वेद को हम लोग समाप्त कर लिए हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेदांग, सूत्र साहित्य। देखिए, वेदों को समझने हेतु रचा गया है। वेदों को समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया, सूत्र साहित्य का रचना किया गया है वेद को समझने के लिए। अब चलेंगे, इनकी संख्या 6 है। 6 संख्या जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्या कौन है? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त और 5वां है छंद और 6ठा है ज्योतिष। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, इंग्लिश में इसी चीज को दिया है। अब चलेंगे पुराण को हम लोग देखेंगे। देखिए, पुराण क्या है? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचा गया है। अधिकांश पुराण है जो संस्कृत श्लोक में रचा गया है, लिखा गया है। चलिए, उसके बाद है पुराणों का पाठ, मतलब पुजारी। पुराणों के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? पुजारी। जो पुराण को पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, रीडर, उनको पुजारी बोलते हैं। स्त्री और शूद्र को उनके पाठन की अनुमति नहीं है। स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं है, हालांकि वे उन्हें सुन सकते हैं, वे उन्हें सुन सकते थे। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। पुराणों की संख्या 18 है। प्रमुख पुराण कौन कौन है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, विष्णु पुराण, उसके बाद है वायु पुराण, उसके बाद है ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। देखिए, राजाओं के वंशावली, मतलब उस समय यह पुराण था। चलिए आगे चलते हैं। ब्राह्मण, देखिए शतपथ ब्राह्मण, जिस तरीका मतलब कौन कौन ब्राह्मण है दिया हुआ है। ब्राह्मण पढ़ेंगे। यज्ञों और कर्मकांड का निधन, प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद है वेद संबंधित ब्राह्मण। देखिएगा, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यायन कौशिकी ब्राह्मण आता है, अशुक्ल आर्जुवेद में आता है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण आर्जुवेद में आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण, और सामवेद में आता है क्या? पंचविश, षड्विश ब्राह्मण और षष्ठविष्ट ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण
मंत्र ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। देखिएगा अथर्ववेद में क्या आता है, गोपथ ब्राह्मण। आगे चलेंगे, नोट पॉइंट कुछ दिया हुआ है। शतपथ ब्राह्मण स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है। शतपथ ब्राह्मण स्त्री पुरुष को अर्धांगिनी कहा गया है। चलेंगे हम लोग आगे। अनवैदिक ग्रंथ, अदर वैदिक लिटरेचर। मैत्रेयनी स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। मैत्रेयनी स्त्री की गिरी हुई सर्वाधिक स्थिति है। उसके बाद आगे चलेंगे। जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष माना गया है। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख है। चलेंगे हम लोग आगे, मनुस्मृति को पढ़ेंगे। क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, शुक्ल काल का ग्रंथ है। नारद स्मृति क्या है, तो गुप्त युग की जानकारी है। नारद स्मृति में गुप्त युग की जानकारी है। अब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, जिसमें जातक जो ग्रंथ है, जिसमें क्या है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। उसके बाद त्रिपिटक जो ग्रंथ है उसको 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सुत पिटक, सूत्र पिटक, उसके बाद अभिधम्म पिटक। उसके बाद भाषा कौन सा है, ये सभी ग्रंथ है जो कौन सी भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में लिखा गया। देखिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र है। कथा वस्तु में क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र है, लाइफ कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्ध। आगे चलेंगे, जैन साहित्य को अब हम लोग पढ़ेंगे। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। प्रमुख साहित्य कौन कौन है, तो भगवती सूत्र, जिसमें क्या है, स्वामी महावीर के जीवन कृत, और उसके बाद है कल्प सूत्र, जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। तीसरा में 12 गो अंग दिया गया है, 12 गो अंग को बताया गया है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं चित्र, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, ऐतिहासिक ग्रंथ, आप लोग के लिए चित्र भी डाला गया है इसलिए ताकि आप लोग को छवि से याद रहे, चित्र के द्वारा माध्यम से भी याद रहे, लिखा हुआ जिसके माध्यम से याद रहे। तीसरा चीज़ कि आपको बोल रहे हैं उसके माध्यम से याद रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में आप लोग को पहले हम बताए थे कि ऐतिहासिक ग्रंथ एक अलग था और धर्म ग्रंथ अलग था। जिसमें आपको बता रहे हैं कि ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य, जिनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, और उसके बाद एक नाम और था कौटिल्य। देखिए सब्जेक्ट क्या था उसमें, मौर्यकालीन राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। जिसमें अधिकरण जो यह बुक था अर्थशास्त्र, उसमें 15 गो अधिकरण था, मतलब पार्ट था, और चैप्टर क्या था, मतलब प्रकरण 180 गो चैप्टर था इस बुक में। यहाँ पे इंग्लिश में समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। कितने पार्ट था, तो 15 पार्ट था, और कितने चैप्टर था, तो 180 चैप्टर था। चलिए अब आगे चलेंगे। भाषा के कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में। उसके बाद है राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, कल्हन, भाषा संस्कृत में था, और सब्जेक्ट कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया था। यहाँ पे चित्र दर्शाया गया, देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ पॉइंट को देखेंगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास इसमें किया गया था। चचनामा के लेखक कौन थे, तो अली अहमद। विषय क्या था, अरबों की सिंध विजय। भाषा कौन था, फारसी। देखिए उसके बाद अष्टाध्यायी के बारे में आप लोग को बताते हैं। इस तरीका के ऊपर का पेज दिया हुआ उसमें, और इसमें जो है अष्टाध्यायी लिखा गया था, इसका ऊपर का पेज इस तरीका के था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो पाणिनि। विशेषता क्या था, संस्कृत व्याकरण का प्रथम संधि। सब्जेक्ट क्या था, तो मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी था इसमें। चलिए उसके बाद गार्गी संहिता के लेखक कौन से, तो कात्यायन। और विषय क्या था, ज्योतिष। भारत में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी, मतलब भारत पर होने वाले यवन मतलब ग्रीक आक्रमण की जानकारी था इस सब्जेक्ट में, विषय में। अब चलेंगे हम लोग महाभाष्य। देखिएगा महाभाष्य के इस तरीका के ऊपर का पेज है। महाभाष्य के लेखक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। और विषय कौन था, किस सब्जेक्ट पर लिखा गया था, शुंगों की जानकारी इसमें लिखा गया था। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें पहला था यूनानी
रोमन लेखक था, चीनी लेखक था और अरबी लेखक और अन्य लेखक भी इसमें था, मतलब अदर ऑथर। चलिए, यूनानी मतलब रोमन लेखक, ग्रीक रोमन राइटर। प्रमुख लेखक था टेशियस, हेरोडोटस और मेगास्थनीज और डाइमेकस। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में ये सभी नामों को, जिसमें टेशियस के बारे में जानेंगे। यह ईरान का राजवैद्य था, टेशियस। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसका जो परिपूर्ण मतलब कह रहा है कि भारत में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इस पर विश्वास नहीं किया जाता है। चलिए, ऊपर का पेज इस तरीके का है। द ग्रेट क्रेशियस। देखिए, हेरोडोटस के बारे में हम लोग जानेंगे। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। चलिए, पुस्तक हिस्टोरिका। पुस्तक कौन सा था? तो हिस्टोरिका था, जिसमें हम लोग अब तीसरी चीज पढ़ेंगे, मेगास्थनीज था, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पुस्तक इंडिका लिखा था, जिसके बारे में क्या था जानकारी? मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी लिखा गया था। चलिए, अब डायमेकस मतलब सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायोनीसियस कौन था? तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। अशोक दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ये याद रखिएगा, देखिएगा, ध्यान करिएगा थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। हर समय सभी चीज़ों को पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। देखिए, चित्र के माध्यम से आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद है टॉलमी। 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद है प्लिनी, जिसे आप लोग जानते हैं, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है, इसका नाम नेचुरल हिस्ट्री। अब भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी इसमें मिलता है। देखिएगा, चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। लेखक कौन था? तो अज्ञात लेखक के अभी बारे में जानकारी नहीं मिली है। 80 AD के समय में भारतीय बंदरगाह की जानकारी है इसमें। कुछ नोट पॉइंट के बारे में जानेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक के नियाकस, अनेसिक्राटस तथा अस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। चीनी लेखक के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीनी लेखक देखेंगे फाहियान, संग्युगन और हेनसांग। फाहियान, संग्युगन और सनयुगन है और हेनसांग। देखिएगा, फाहियान के बारे में अब हम लोग जानेंगे। इसमें कितना अच्छा तरीका से यहाँ पे आप लोग समझाने के प्रयास हम आप लोगों को कर रहे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा और याद भी करते चलना है। संबंधित राजा गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। पुस्तक है बौद्ध राजों का अभिलेख। जानकारी का है तो गुप्त काल, विशेषकर मध्य प्रदेश के समाज की संस्कृति। फाहियान जो था, जो लिखा था, जो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय राजा से संबंधित था। और पुस्तक कौन लिखा था? तो बौद्ध राजों का अभिलेख। जानकारी गुप्त काल, विशेष करके गुप्त काल के बारे में है, जिसमें विशेष करके मध्य प्रदेश के समाज की और संस्कृति के बारे में इस जानकारी दिया है। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि बताया गया है। कहा गया है कि मध्य प्रदेश की जनता खुशी और समृद्धि के बारे में बताया गया है इसमें ज़्यादातर। देखिए, सनयुगन के बारे में जानेंगे। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। 518 ईस्वी में भारत आया था। कौन? सनयुगन। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। चलिए, हेनसांग, सनयुगन के बारे में हम लोग जान लेंगे। आप जान लेंगे हेनसान के बारे में। हेनसान जो यात्रा किया था 629 AD से लेकर 645 AD तक के शासनकाल, हर्षवर्धन के शासनकाल में यह आया था। चलिए, 15 वर्ष तक रहा था। पुस्तक लिखा था, देखिए पुस्तक यहाँ लिखा था सीयूकी, जिसमें क्या था? हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में बताया था। 138 देशों का विवरण भी बताया था। विशेष करके बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। अब इसके बाद है समकालीन कुलपति भी और आचार्य शिलभद्र के बारे में भी इसका जानकारी इसमें डाला था। चलिए, इत्सिंग कौन था? 7वीं सदी के अंत में भारत आया चीन यात्री अनुवादक था। इत्सिंग कौन था? तो 7वीं सदी के अंत में भारत आया एक चीनी यात्री और अनुवादक था।
चलिए जानकारी क्या था, क्या जानकारी इसमें था ई बुक में, इत्सिंग में? समकालीन भारत और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इसमें जानकारी था। देखिएगा चित्र के माध्यम से इत्सिंग को याद करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद है पहले कौन आया था भारत में, तो फाहियान। उसके बाद आया था सन युगन। उसके बाद है हेनसांग। उसके बाद कौन आया था, इत्सिंग। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 1 2 3, उसके बाद 4। पहले आया था 1 2 3 4 है। इस तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यदि अच्छा लगे वहाँ पे नोट पॉइंट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। अरबी लेखक, अब अरबी लेखक के बारे में आप लोग को बताते हैं। प्रमुख लेखक कौन कौन था, अल-बरूनी और इब्न बतूता। देखिए अरबी लेखक 2 था, अल-बरूनी और इब्न बतूता। अल-बरूनी के बारे में हम लोग जानेंगे। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक था। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक था। पुस्तक कौन कौन लिखा था, तो किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद और भारत की खोज। देखिए कौन सी भाषा में लिखा था, तो अरबी भाषा में लिखा था, जिसमें 80 अध्याय था। कितना अध्याय था, तो 80 अध्याय था। कुछ जानकारियाँ आपको बता दें कि किस चीज़ पर यह किताब लिखा था। धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान। देखिए समाज तंत्र मंत्र पर भी लिखा था। समाज, राजपूत कालीन राजनैतिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में भी बताया था। उसके बाद है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री लेखक की खोज की। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था मोरक्को से। चलिए उसके बाद है पुस्तक कौन सा लिखा था, तो रिहला नामक पुस्तक लिखा था अरबी भाषा में। चलिए उसके बाद जानकारी आपको बता दें कि 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों के बारे में बताया था और दिल्ली सल्तनत की जानकारी भी बताया था। चलिए विशेष स्पेशल क्या है इसमें, तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी या न्यायाधीश बनाया था। अन्य लेखक के बारे में आपको वहाँ शुरू में बताए थे। अन्य लेखक कौन था, तो तारानाथ और मार्को पोलो। देखिए तारानाथ के बारे में कुछ जानकारी है कि तिब्बत के लेखक थे, तिब्बती लेखक थे। पुस्तक कौन लिखे थे, कनगियूर और तंगियूर। मार्को पोलो थे जो लिखे थे 13वीं सदी के अंत में पांड्य राजा की जानकारी और पांड्य इतिहास की जानकारी। देखिए पुरातत्व संबंधी स्रोत, अभिलेख, स्तंभ लेख और सिक्कों के और अन्य। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 वीडियो के साथ। तो जिनको भी PDF चाहिए कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, उनको PDF मिल जाएगा। और इसके पहले हम आपको इसके झा सर का पढ़ाए थे मॉडर्न हिस्ट्री और उसके बाद ज्योग्राफी, उसको भी आप लोग जरूर बात कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट लगातार कीजिए जिससे कि आप लोग का जो भी पढ़े हैं याद रहे। तो प्रैक्टिस सेट भी हम डेली डाल रहे हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो इसको ज़रूर बात कीजिएगा। तो फिर लेते हैं विदा, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।